नमस्कार दोस्तों। 5 जून को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है और एडमिट कार्ड आ चुका है। मेरे ख्याल से आपने डाउनलोड कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ है। हम बात करने वाले हैं कि जब एडमिट कार्ड आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन आसानी से हो सके। मैं 5 बातें आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने इन बचे हुए दिनों में इन 5 बातों को ध्यान में रखकर तैयारी की तो आपका रास्ता इतना ज़्यादा आसान हो सकता है कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। और अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था अभी तक, लेकिन बचे हुए दिनों में आप कुछ गड़बड़ कर सकते हैं और इतना गड़बड़ कर सकते हैं जिसकी भरपाई फ़िलहाल इस साल नहीं हो सकती। इसीलिए आप इन 5 बातों पर ध्यान दीजिए और बहुत ध्यान से देखने के बाद इस पे काम भी करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लिया और हो गया, इस पे काम भी करिए। देखिए, एक एक बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है, शायद इस बारे में कोई बात न करे या आपने भी किसी से बात ना की हो। जब एडमिट कार्ड आता है ना, वो अपने आप में एक स्पेशल दिन होता है, क्योंकि इसी दिन आप अपने अंदर महसूस करिए, जब एडमिट कार्ड आता है इसी दिन आप अपने अंदर कुछ चेंज महसूस करते हैं। मैंने कई दोस्तों को ऑब्ज़र्व किया है, इस दौरान अपने आप को भी ऑब्ज़र्व किया है कि होता क्या है। एडमिट कार्ड आने के बाद कुछ चीज़ें तो एकदम फिक्स हो जाती हैं। कुछ लोगों को अगर मन में डाउट है कि पता नहीं एग्ज़ाम समय से होगा कि नहीं होगा, वो क्लियर हो जाता है कि इस तारीख को एग्ज़ाम पक्का है, कोई डाउट नहीं है। दिन जो है इतने ही बचे हैं, एकदम क्लियर है, ये तो सबको पता है। लेकिन जो फीलिंग आती है ना, वो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। कई लोगों को, बहुत कम लोगों को ऐसा लगता है कि वाह एडमिट कार्ड आ गया, मज़ा आ गया। मैक्सिमम लोगों को, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है और जो क्वालिफाई भी करते हैं, उस कैटेगरी में मैक्सिमम लोगों को ऐसा होता है कि अलग सी सनसनी होने लगती है, एक हल्का सा डर महसूस होता है। अब पता नहीं क्यों होता है, लेकिन होता है। हालांकि पता करेंगे तो पता चल जाएगा। सबसे बड़ी वजह यही है कि जो अफवाह फैलाई गई है कि बहुत पता नहीं क्या है, तोप है, कि दुनिया की सेकंड सबसे कठिन परीक्षा है। इन सब चीज़ों का असर होता है हमारे दिमाग पे। जो भी हो, उस पर नहीं जाते हैं, क्योंकि उस पर मैंने बहुत सारी बातें की हैं। एक हल्का सा डर, घबराहट, इस तरह की चीज़ें, थोड़ी सी बेचैनी, ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं। और अगर आपने तैयारी ढंग से नहीं की है तो कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, कि ऐसा लगता है कि पैर के नीचे से ज़मीन फिसल गई है। बड़ी बेचैनी हो जाती है, समझ में नहीं आता कि अब क्या करें, क्या पढ़ें, क्या ना करें। ये चीज़, अब क्या करें। मैं ये नहीं कहता कि आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है। कारण समझिए कि ये घबराहट, ये डर क्यों हो रहा है। ये पहली बात है। अगर आपके साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए। दूसरी बात पे आएंगे तो आपके और भी काम की बातें हैं। इसकी सबसे पहली वजह ये होती है कि आपको अपनी तैयारी पर यकीन नहीं है। आपको कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात है, ये चीज़ महसूस हो रही है कि शायद मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं है। अगर तैयारी कंप्लीट हो तो डरने की, घबराने की कोई बात ही नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। आप मुस्कुराएंगे। अब देखिए, मज़ेदार बात क्या है, आपको महसूस हो रहा है कि मेरी तैयारी शायद नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं हुई है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपको लग रहा है कि शायद तैयारी नहीं हुई है, तो इससे ये साबित नहीं हो जाता कि आपकी तैयारी नहीं हुई है। जिन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया स्कोर किया है, उनसे भी आप पूछेंगे तो कई बार वो कहेंगे कि मुझे लग रहा था कि मैं प्री में फ़ेल हो जाऊँगा या फ़ेल हो जाऊँगी, लेकिन बहुत अच्छा नंबर लेके आए थे। तो इस भावना को आप कैसे हैंडल करेंगे, वहीं से बात आती है दूसरी, यहाँ से, कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास कैसे लेके आएंगे। क्योंकि यहाँ एक फिसलन है। अभी मैंने कह दिया कि इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तैयारी नहीं है, मतलब आपकी तैयारी है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे ले सकते हैं कि ठीक है, घबराना नेचुरल बात है। नहीं, वहाँ से जब फिसलेंगे ना, तो ऐसा आत्मविश्वास डाउन होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग काम करना बंद कर देगा। हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन आपके डर ने, आपकी घबराहट ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। इसीलिए आप दूसरे पॉइंट पे आइए कि एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपके पास अभी समय पर्याप्त है। आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। वैसे भी हमने ग्रुप में रिवीजन शुरू कर दिया, हाल ही में शुरू किया है। लगभग 1 महीने में हम सारे विषयों को रिवाइज कर देंगे। लास्ट में मैं बताऊंगा उसके बारे में। फ़िलहाल यहाँ ध्यान दीजिए। आप ऐसा करिए कि अपने आप से ये कहिए कि पर्याप्त समय है। और पर्याप्त समय का क्या मतलब है, कैसे उसका यूज़ करेंगे, मैं बता रहा हूँ। ये दूसरा पॉइंट है।
आप एक एक विषय लीजिए, एक एक विषय लीजिए और उसको रिवाइज करने से पहले उसके बारे में देखिए कि इस विषय में सबसे दो बातें हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैंने लिस्ट भी बना दी है, वीडियोस भी कवर कर रहे हैं, यहीं से आपका हो जाएगा। दूसरा काम, जब आपने देख लिया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो अपने आप से पूछिए कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स आपको समझ में आ चुके हैं, लगभग तैयार हो चुके हैं, और कौन कौन से बच गए हैं। ध्यान दीजिएगा, जो बच गए हैं उनको आप 10 दिन 1 हफ्ते दे करके जल्दी जल्दी उनको कवर कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया भर की चीज़ें पढ़ लीजिए और करंट अफेयर और पता नहीं क्या क्या पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो अनावश्यक है। जो ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, वो अगर छूटा है तो उसको कवर करिए हर विषय में एक एक करके, ठीक। इसके बाद से ये जो पहला पॉइंट था ना, यहाँ पे आपको डर घबराहट ये सारी चीज़ें थी, ये अपने आप कम हो जाएंगी। अब इसको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि इतना करने के बाद ना हम फिर से फिसल सकते हैं, फिर से एक गड्ढे में गिर सकते हैं। और वहीं से बात शुरू होती है तीसरे पॉइंट की, कि आपने जान लिया है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी बाकी रह गई हैं, क्या क्या रिवाइज करना, तैयार करना, समझना बाकी रह गया है। ये पहली समस्या ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वहीं से तीसरी समस्या शुरू होगी। आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि ऐसा करते हैं ना, एक सटीक प्लान तैयार करते हैं कि 2 दिन में ये कर देंगे, 3 दिन में वो कर देंगे, 4 दिन में वो कर देंगे, और यहाँ से फिर आप अपनी क्षमता के खिलाफ चले जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप अपनी क्षमता के खिलाफ चले जाएंगे। आप नॉर्मली कितना तेज़ दौड़ सकते हैं, कितना तेज़ दौड़ सकते हैं, और अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ा हो तो कल्पना करिए, आपकी क्षमता जितनी है उतना आप नहीं दौड़ रहे थे। असली क्षमता याद दिलाई उस कुत्ते ने जो आपके पीछे पड़ा था, भौंक रहा था, एकदम काटने के जैसे मुंह बनाया था। ऐसे ही जब एग्ज़ाम करीब होता है ना, तो हम नॉर्मली जैसे पढ़ रहे होते हैं उतनी एनर्जी नहीं है हमारे अंदर, उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी है, हमें उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन जब हम प्लानिंग पर ध्यान देने लगते हैं ना, तो हमारे पुराने अनुभव ही काम आते हैं। हम पुराने अनुभव के आधार पर प्लानिंग करते हैं, हमें लगता है कि हम तो यही हैं, हम वही नहीं हैं। एग्ज़ाम करीब है, हमारे अंदर ढेर सारी शक्तियाँ, ढेर सारी एनर्जी स्टोर हो रही है। वही एनर्जी हम मैनेज नहीं कर पाते तो घबराहट के रूप में बाहर निकलती है, बेचैनी के रूप में बाहर निकलती है, चिड़चिड़ेपन के रूप में, या फिर तबीयतें खराब हो जाता है। तो आप प्लानिंग मत करिए। अब यहाँ से जब आपको पता चल गया है कि क्या क्या बचा है, तो सीधे झपट पड़िए उसको तैयार करने पे। प्लान मत बनाइए। हो सकता है कि आपने कहा कि इस विषय को मैं 2 दिन दूंगा या दूंगी, लेकिन आपके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई है, चाहे वो घबराहट की वजह से हुई या फिर एक्साइटमेंट की वजह से हुई, इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि आप इसे 1 दिन में कर लें, 5 घंटे में कर लें। समझ रहे हैं? तो आपका मेन टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि आप कोई प्लान बनाएं कि इतने दिन में ये करना है, नहीं। आपके पास एकदम स्पष्ट रूप से ये होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें बाकी हैं, और उसके आधार पर काम करना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा, ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये आपको ले डूबेगा। 3 दिन 4 दिन काम करेंगे, उसके बाद से फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, इसको छोड़ देंगे, किसी न किसी वजह से आप उसको नहीं पूरा कर पाएंगे, तो आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। ये समय है ऐसे ऐसे काम करने का जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े। ये तो गड़बड़ है, इससे तो आत्मविश्वास कम हो जाएगा, तैयारी भी खराब हो जाएगी, तो ये नहीं करना। वो उसके बाद से अब चौथी बात है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरे का मतलब सिंपल सा ये है कि प्लानिंग के जाल से बाहर निकलिए और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर करिए। इसके बाद से हम बढ़ेंगे चौथे स्टेप की तरफ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमें से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो अपनी व्यक्तिगत बहानों की वजह से कह लीजिए या किसी भी वजह से कह लीजिए टेस्ट नहीं देते। उन्हें लगता है कि कुछ पढ़ा नहीं है इसलिए नहीं देना चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तब देंगे। उन्हें लगता है कि टेस्ट देते हैं तो कम नंबर आते हैं, लेकिन तैयारी अच्छी है तो सीधे एग्ज़ाम में देंगे। कुछ भी बहाना कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट नहीं देते, कम देते हैं। तो जो टेस्ट नहीं देते वो भी सुने और जो टेस्ट देते हैं वो भी सुने। अब इस दिन जो दिन बच गए हैं, इन दिनों में आप सबसे ज़्यादा काम इस पर करिए कि सीसैट और जीएस के जो 2 पेपर हैं, ठीक है, सीसैट के भी और जीएस के पिछले साल के प्रश्न हल करने शुरू करिए। चाहे 5 साल के हो तो 5 साल का करिए, 10 साल के हो तो 10 साल का करिए। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, गंभीरता से तैयारी करते हैं, तो मुझे पता है कि आपने इन्हें हल कर लिया होगा पहले से। लेकिन इसके बावजूद एक बार देखिए, इसलिए नहीं कि कौन सा प्रश्न पूछा गया है आपने उसे हल कर दिया कि नहीं कर दिया, वो तो अपने आप होगा, लेकिन आप उसे समझने के लिए हल करिए कि ये पैटर्न है क्या, क्वेश्चन को किस तरह से पूछा गया है। अगर पार्लियामेंट से क्वेश्चन आया तो कैसा आया है, अगर आप देख लीजिए हिस्ट्री में ही कोई मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया तो किस तरह से आया, उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। ऐसे ही सीसैट में कम्प्रिहेंशन को समझने की कोशिश करिए
आप ये समझिए कि रीजनिंग के किन जगहों से ज़्यादा फोकस यूपीएससी कर रही है और किस तरह से घुमा के पूछ रही है, ताकि आप सटीक जो असली ट्रेंड है यूपीएससी का उसे समझ सकें। इसके बारे में मैंने कई बार सावधान किया है कि कोचिंग वाले, टेस्ट वाले कई बार आपको भटका देते हैं, उससे आप बच जाएंगे। ठीक है, ये चौथा काम है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप कुछ करते हैं तो मैक्सिमम यही हो सकता है कि आप जो आपका जो टेस्ट बच गया था एक दो, उसको आप कर लें। मैंने तो ये भी कहा था कि एक वीडियो मैंने बनाया था कि मैं 10-10 टेस्ट पीसीएस और आईएएस के लिए फ्री में लेके आऊँगा, लेकिन कुछ खास रिस्पांस नहीं आया। उससे एक मेरा सर्वे भी हो गया कि किस तरह के लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब कितने सीरियस है। बहुत रिस्पांस आया भी, लेकिन जितना मैं चाह रहा था उतना नहीं आया, तो मैंने वो प्लान टाल दिया है। अभी 300 टॉप 300 की सीरीज़ कंप्लीट करनी है, कुछ मिसलेनियस चीज़ें भी कवर करनी है, ताकि इस बार यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस लड़ाए जा सके। मैं सबूत दिखाता हूँ सीधे, एग्ज़ाम होगा मैं आपको बताऊंगा कि देखो रिवीजन कराया था वहाँ से इतने आए, पीडीएफ नोट दिया था वहाँ से इतने आए, टॉप 300 से इतने आए। उसके बाद मज़ा आता है, ऐसे हवाबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो मैं कहा था आप ये जो है पिछले साल के प्रश्नों को, जीएस के सीसेट को हल करिए और पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। और उसके बाद से आता है पांचवा काम। पांचवा काम ऐसा है जिसकी वजह से जादू होता है। इसकी बड़ी महिमा गाई है मैंने, बहुत बार इसके बारे में मैंने घुमा फिरा के बातें की हैं, और ये जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसकी तुलना जो है किसी और चीज़ से नहीं की जा सकती, ख़ास तौर से जब एग्ज़ाम करीब हो। गेस करिए कि ये क्या हो सकता है। ये है रिवीजन। आप कितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने बताया, एक वीडियो बना के बताया था कि रिवीजन करना और साइंटिफिक तरीके से रिवीजन करना दोनों में अंतर है। आप चाहे जैसे भी करिए, लेकिन रिवीजन बार बार करिए, ताकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हों और जो आपने पढ़ा है उसके आसपास से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से उसको हल कर सकें। अदरवाइज़ आते हुए क्वेश्चंस भी भूलने लगते हैं, दिमाग में आता नहीं, एग्जैक्ट याद नहीं आता कि इसके बारे में जो पढ़ा था वो क्या था। ये कैसे होगा? जब आप रिवाइज़ करेंगे। इसी से आपका समय भी बचता है, कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें हल कर पाते हैं। ठीक है, और स्पीड भी बढ़ जाती है। नेचुरली जिसके बारे में आपने पढ़ा है ना, समझने में कम समय लगेगा, तो जल्दी जल्दी आप पढ़ लेंगे। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, इसके बारे में मैंने बताया है। और रिवीजन सीरीज़ मैंने शुरू किया हाल ही में, शुरू में मैंने बताया था, उसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर वीडियो भी है, सब कुछ पता चल जाएगा। लगभग 1 महीने का टारगेट है। पॉलिटी की रिवीजन की शुरुआत हो गई है। अगर आप आज से जुड़ेंगे तो आपको पिछले रिवीजन के वीडियोस मिल जाएंगे। एक एक करके मैं बता रहा हूँ कि किस टॉपिक में आपको क्या देखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक को रिवाइज करते समय सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए, बस हो जाएगा काम। ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि कम समय में अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया रिवीजन करते समय, तो फिर तो आप एक ही विषय कई दिन तक रिवाइज करते रहेंगे, 4-5 दिन तक, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो जो बचा हुआ समय है उसमें आप कुछ कमाल कर सकते हैं, कुछ चमत्कार कर सकते हैं, और आपके लिए प्री निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन 5वीं चीज़ के अलावा भी एक चीज़ है जो मैं अक्सर कहता हूँ, वो क्या है? अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है जी, तो आगे मिलते हैं। नमस्कार।